क्या है सर? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये पूरे मैनेजमेंट पे ही चैप्टर है? पहली बुक आपकी नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। पहली बुक में आपके वैसे ही चैप्टर्स है सारे। दो बुक है? हाँ, 2 बुक है बेटा, फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक। सर आप प्लीज ये लिंक शेयर कर देना ना व्हाट्सएप ग्रुप पे। चालू कर दिया है, और ये जो पेज है ना, ये पेज, ये पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 14 प्रिंसिपल्स अपन लोग फेओल के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब जो भी काम आप कर रहे हो उसको छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड करके रखो, सारा काम एक साथ मत करने जाओ। अपन लोग इन जनरल लाइफ में भी अपन यही करते हैं, सारा काम अपन लोग नहीं करते, अपन लोग पहले उसको टिट्स एंड बिट्स में डिवाइड करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि अपने को बिजनेस स्टडीज पूरा खत्म करना है, तो क्या आप सारा बिजनेस स्टडीज एक साथ खत्म करते हो? क्या नहीं, आप चैप्टर बाय चैप्टर जाते हो, उस चैप्टर को आप वापस छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करते हो, टॉपिक बाय टॉपिक जाते हो, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक जाते हो, राइट। तो उसी तरह इन्होंने भी क्या बोला है कि जो भी काम कर रहे हैं अपन लोग, उस काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो, और हर एक काम के लिए आप एक स्पेशलिस्ट असाइन कर दो जो उस काम करने में अच्छा है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन, जब आपका हर छोटे टास्क में स्पेशलाइजेशन हो जाएगी तो आपका ये एफिशिएंट तरीका हो जाएगा काम बचाने का, ह्यूमन एफर्ट्स को यूज करने का, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रिंसिपल की हेडिंग समझ में आ गई सबको? डिवीजन ऑफ वर्क। हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी और अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। अब अगर मैंने आपको टास्क असाइन कर दिया, लेकिन उस टास्क से रिलेटेड मैंने आपको कोई डिसीजन लेने के पावर नहीं दिए, तो आप टास्क कर पाओगे अच्छे से? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ आपको काम करने बोला, मैंने आपको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी इज राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड obtain obedience, and responsibility is the corollary of authority. The two types of authority are official authority, which is the authority to command, and personal authority, which is the authority of individual manager. अब अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि हर पोस्ट के साथ एक पावर्स एसोसिएटेड होते हैं, और उस पावर्स का मतलब क्या होता है कि आपको उन पावर्स से रिलेटेड, या आपके उस अथॉरिटी से रिलेटेड, या आपके उस फंक्शन से रिलेटेड आपको ऑर्डर देने का राइट है। किसको? अपने सबॉर्डिनेट्स को। तो मैंने, यदि आपको जैसे समझ लो कि मैंने मानव को अपॉइंट किया किसी चीज का लीडर, और उसको मैंने बोला है कि आपके अंडर मैंने आपको 4 एम्प्लॉयज और दे दिए हैं, तो उन चारों एम्प्लॉयज को ऑर्डर देने की अथॉरिटी किसके पास आ गई? मानव के पास आ गई। तो मानव के पास अथॉरिटी आ गई, और बाकी जो उन लोगों की, जो उसके 4 जो सबॉर्डिनेट्स है, उन 4 सबॉर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मानव की अथॉरिटी के तहत उनके पास जो भी काम आया है उसको ओबीडियंटली पूरा करना है, ठीक है। अथॉरिटी इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। मैनेजर्स रिक्वायर अथॉरिटी टू कमेंसुरेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ मैनेजेबल पावर। मतलब मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसकी जो अथॉरिटी उसको मिली है, उस अथॉरिटी को उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, मतलब इररिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ अथॉरिटी नहीं करना है। अब कोई बंदा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरी अथॉरिटी के लिए वो है, मेरे लिए क्या बोलते हैं अपन, थ्रेट है। अब वो मेरी जगह लेने की वो रखता है, ताकत रखता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको, जब वो मेरे अंडर था, तो मैंने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए मैंने उसको पहले जॉब से निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने मेरी अथॉरिटी का इररिस्पॉन्सिबल यूज किया। तो मेरे को इररिस्पॉन्सिबल यूज नहीं करना है, मेरे को अपनी अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल दिया, सेल्स मैनेजर हैज टू नेगोशिएट अ डील विद बायर, शी फाइंड्स दैट इफ शी कैन ऑफर क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 days शी इज लाइकली टू क्लिंच द डील व्हिच इज सपोज्ड टू फेच द कंपनी नेट मार्जिन ऑफ से 50 crores. Now the company gives power of manager to offer credit for only 40 days. मतलब ये जो आपकी सेल्स मैनेजर थी, उसने देखा कि अगर मैं 60 दिन की उधारी देती हूँ तो मेरा प्रॉफिट 50 करोड़ से बढ़ जाएगा, लेकिन इस कंपनी की पॉलिसी है कि भाई जो सेल्स मैनेजर है वो खुद के दम पे सिर्फ 40 दिन का क्रेडिट पीरियड दे सकता है, उससे लंबा क्रेडिट पीरियड नहीं दे सकता। दिस शोज दैट देयर इज imbalance in authority and responsibility. In this case, managers should be granted authority of offering credit period of 60 days and days in the interest of the company. तो इनका कहने का मतलब है कि आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी और रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बैलेंस बना के रखना है। दे शुड बी कमेंसुरेट या दे शुड बी रिकंसाइल्ड, ठीक है। अ मैनेजर शुड हैव राइट टू पनिश द सबऑर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग लेजिटिमेट ऑर्डर, बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ to be present his case, sufficient opportunity to present his case। मतलब अगर मैंने मेरी अथॉरिटी के तहत किसी को जॉब से निकाला है, तो
मेरे को वो पावर होनी चाहिए कि हाँ उसने सही में गलती किया तो जॉब से निकालूं, लेकिन ओनली अगर मैंने उसको अपनी सुनवाई का मौका दिया है, मैंने उसको मौका दिया है कि आप प्रूव करो कि आपको नहीं निकालना चाहिए। समझ में आया? इस पॉइंट में आपको ध्यान रखने की सिर्फ एक ही चीज है कि जब भी मैंने आपको कुछ काम असाइन किया है तो उस काम के साथ मैंने आपको एक अथॉरिटी भी दी है, उस अथॉरिटी के तहत आपके पास कुछ पावर्स आए हैं एंड उन पावर्स को रिस्पॉन्सिबली यूज करना आपके लिए जरूरी है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ही सही है। ठीक है, बस इतना सही लिखना है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो अपने को सबको मालूम है, जो अपने में बिल्कुल भी नहीं है। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट agreement which are necessary for working of the organization. According to Fayol, discipline requires good superiors at all level, clear and fair agreements and judicious application of penalties. अच्छा, डिसिप्लिन जरूरी क्यों है? कई लोगों को लगता है कि यार मेरे को जो काम देते हैं वो मैं काम तो कर लेता हूँ, फिर मेरे लिए टाइम पे आने की और टाइम से जाने की पाबंदी क्यों है? कोई लोगों को लगता है कि जब मैं जब 11 बजे आके और 2 बजे काम खत्म कर देता हूँ तो मेरे को ये 10 से 4 क्यों रुकाते? ऐसा क्यों? मैं काम तो पूरा करके, तो तुमको तो काम से मतलब होना चाहिए। मैं कितने बजे भी आऊँ, मैं कितने बजे भी जाऊँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? लेना देना इसलिए है क्योंकि एक जना, सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है, राइट? अगर एक जना लेट आएगा, जल्दी जाएगा, तो बाकी लोग भले ही वो ये नहीं देखेंगे कि काम वो पूरा कर रहा है जो उसको मिल रहा है, बाकी लोग उसके इस ट्रेंड को पकड़ लेंगे रादर देन ये पकड़ना कि काम बराबर वो करके दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आपके अग्रीमेंट में, वो फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यही चीज डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 2 या 4 या 5 या 6 बंदे नहीं होते जो आपको समझते हैं और ये समझते हैं कि काम करके दे देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और सब लोग एक दूसरे को खाने के पीछे दौड़ते हैं कि ये रुक रहा है, ये नहीं रुक रहा, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, ये बॉस का फेवरेट है, ये इसका फेवरेट है, ये उसका फेवरेट है, ये सब चीजें वहां पे। ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन इज सिंपली ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स विद एंड एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट व्हिच इज नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो गया थर्ड वाला पॉइंट। चौथा पॉइंट आपका यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इससे केस स्टडी भी पूछते हैं। यूनिटी मतलब क्या होता है? एक। ऑफ कमांड, कमांड मतलब ऑर्डर्स, मतलब आपके पास सिर्फ एक और एक ही सुपीरियर होना चाहिए जिससे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। आपके पास 2 सुपीरियर्स नहीं होने चाहिए। मतलब अगर मेरा बॉस है, इमीडिएट बॉस मेरा एक ही है, उससे ज्यादा मेरे पास बॉस नहीं होने चाहिए। अच्छा, बॉस का बॉस तो मेरा बॉस है ही है, लेकिन मेरा इमीडिएट बॉस सिर्फ एक ही होना चाहिए। मतलब मेरे पास सेम पोस्ट के 2 बॉस नहीं होने चाहिए। If an employee, देखो क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि if an employee gets order from 2 superiors at the same time, principle of unity of command is violated. The principle of unity of command states that each participant in a formal organization should receive orders and be responsible only to one superior. Fayol gives lots of importance to this principle. अच्छा, इस प्रिंसिपल का सीधा साधा मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए और आपको ऑर्डर्स भी एक ही बॉस से मिलने चाहिए। अच्छा, क्यों ऐसा होना चाहिए सर? कई बार क्या होता है, अगर आपके पास 2 बॉस आ गए तो आपके दोनों बॉस के ऑर्डर्स कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, और वो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स जो रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में आपके मेस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको एक और एक ही बॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी केस स्टडीज किस तरीके से आती है कि एक बंदा है एक्स, उसको यहाँ से भी ऑर्डर मिल रहा है, वहां से भी ऑर्डर मिल रहा है, वो बिल्कुल भी कंफ्यूज है वो किस चीज को करे, क्योंकि दोनों ऑर्डर्स कॉन्ट्राडिक्टरी है। एट द एंड उसने वो काम कर दिया तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आया। फिर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कौन सा, विच ऑफ द Fayol's प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड इन दिस केस, तो आपको लिखना है यूनिटी ऑफ कमांड, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, फिर आपको उसमें लिखना है ये। चैट आइए, किसकी आइए? हाँ सही है मोहन, माना एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से एक सबऑर्डिनेट के 2 सेम लेवल के सुपीरियर्स नहीं हो सकते। सबको समझ में आएगा? एक घर में भी 2 टाइप के लोग नहीं रह सकते। नहीं बेटा, एक घर में बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं। बहुत सारे टाइप के। हाँ, आपके घर में भी क्या होता है, आपके पापा का बिहेवियर अलग होगा, आपका बिहेवियर अलग होगा, मम्मी का बिहेवियर अलग होगा, भाई का अलग होगा। सॉरी, एक जैसे लोग एक टाइप के लोग एक घर में नहीं। घर में भी लीडर एक ही होता है, चलती एक की है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये वो तो है सर। मतलब है इस चीज का। लोग तो सब तरह के अलग अलग रहते हैं, लेकिन चलती किसकी है? एक ही बंदे की चलती है। और यही घर में भी जरूरी है और यही ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरी है। घर में इतने मायने नहीं होती क्योंकि सबका इंटेंशन एक दूसरे के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप एक घर में रह रहे हो।
ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सबके सेल्फिश मोटिव्स भी आ जाते हैं, सबके खुद के बाकी पर्सनल ग्रजेस भी आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग घर एक दूसरे के, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में ये ज्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब जितने लोग भी काम कर रहे हैं उनका काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन के टुवर्ड्स होना चाहिए, मतलब काम करने का डायरेक्शन एक होना चाहिए। जैसे डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन नहीं, काम करने का डायरेक्शन, जो तुम्हारा गोल अचीवमेंट का डायरेक्शन है वो सबका एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि अपन लोग 20% प्रॉफिट्स लेके आ जाए और अपने यहाँ के जो कुछ मैनेजर्स है वो यहाँ का नहीं सोच के अपने दूसरी जगह से सांठ-गांठ करके कमीशन ले लिया कॉम्पिटिटर से, और कॉम्पिटिटर से कमीशन लेके यहाँ की सारी डिटेल्स उधर दे दी और प्रॉफिटेबिलिटी डाउन कर दी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका डायरेक्शन, ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव्स through coordinated and focused efforts. Each group of activity must have same objective and have one head and one plan. This ensures unity of action and coordination. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल्स एज वेल एज कार्स, देन इट शुड हैव टू सेपरेट डिवीजन फॉर बोथ ऑफ देम. ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज. On no account should the working of two divisions overlap. Now let us differentiate between unity of command and unity of direction. मतलब हाँ ठीक है, नीचे एक आपको डिफरेंशियल का पॉइंट मिल जाएगा. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, यूनिट अगर आपके यूनिट्स अलग अलग दिए हुए तो उन सब का एक सेपरेट इंचार्ज करो और उन सबको एक अलग डायरेक्शन दो, वो उनको फोकस सिर्फ उस डायरेक्शन को अचीव करने के लिए रखो. ठीक है, उनके इंटरेस्ट को ओवरलैप मत होने दो. नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. अगर आपको लग रहा है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आप एक ऐसी पोजीशन में फंस गए हो जहां पे आपको लगता है कि आप अगर एक काम करोगे उससे आपका भला होगा, लेकिन वही काम करने से कंपनी का नुकसान होगा, और अगर आप दूसरा काम करोगे जिससे कंपनी का फायदा होगा उससे आपका इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो आपको कौन सा वाला लेना है, आपको कंपनी के फायदे के बारे में सोचना है. मतलब आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को दरकिनार करते हुए कंपनी के जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचना है. ऐसा कभी जिंदगी में आप लोग मत करना, बुक में लिखा हुआ है बस पढ़ के निकाल लो. सिर्फ अपने बारे में सोचो, क्योंकि आप जब आगे जाओगे जॉब करने के लिए तो कोई आपके बारे में सोचने वाला नहीं है. जिस कंपनी में काम करे वो भी नहीं सोचेगी, लेकिन बुक में सब कुछ अपने को अच्छा अच्छा लिखना पड़ता है. समझ में आया? तो आप लोग एग्जाम में वही इस पॉइंट को दिमाग में नहीं बिठाना. हाँ सर मुझे पॉइंट नहीं समझा. सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट ओवर, ये मैं बताता हूँ वापस. सबऑर्डिनेशन मतलब क्या हो गया, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, नीचे, है ना, तो लोअर. तो सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कम करते हुए, कम आंकते हुए जनरल इंटरेस्ट, ऐसा काम करो जिसमें सबका फायदा हो और आपका फायदा कम हो. सब मतलब अपने खुद के फायदे को थोड़ा कम भाव दो और जनरल इंटरेस्ट को ज्यादा भाव दो. मतलब ऐसा मींस जनरल इंटरेस्ट शुड बी द प्रायोरिटी. मतलब अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां पे आपको लग रहा है कि पर्सनल इंटरेस्ट और इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो आप ऐसी चीज चूज करो जिसमें जनरल इंटरेस्ट हो रहा हो, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट हो रहा हो. तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है कर लो, लेकिन एक्चुअली इस चीज को इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट एक नीचे चीज दी हुई है, हैंग हो गए हैं. हैंग हो गए? कौन हैंग हो गया बेटा? आप हो गए थे. अच्छा, वो तो नेट का प्रॉब्लम चलता रहता है. यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का अपन लोग डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं. मीनिंग, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक बॉस होना चाहिए और एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक और बॉस से ऑर्डर्स मिलने चाहिए. मतलब वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पांसिबल ओनली टू वन सुपीरियर्स. मतलब मेरे को काम देने वाला बंदा भी एक ही है और मैं काम करके जिसको दिखाऊं ऐसा बंदा भी एक ही होना चाहिए. ठीक है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान. मतलब आपका जितने आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10 यूनिट्स काम कर रहे हैं, उन 10 यूनिट्स में अगर सबका एक हेड बनाओ और उस एक हेड को एक प्लान दे दो और सबको बोलो कि तुम उसी अपने यूनिट के हेड और अपने यूनिट के प्लान को अचीव करने के लिए फोकस करो. एम क्या है, ये अवॉइड करता है डुअल सबऑर्डिनेशन. मतलब भाई एक बंदे को दो सुपीरियर को आंसर ना करना पड़े, ऐसी सिचुएशन में नहीं आ जाए कि दो लोगों से ऑर्डर ले रहा है और ना इसका काम पूरा कर पा रहा है ना उसका काम पूरा कर पा रहा है. मतलब इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन. एंड
एम इसका क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी मतलब क्या होगा, जब दो यूनिट्स के इंटरेस्ट आपस में क्लैश हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, इसलिए एम किया जाता है कि आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करो। इम्प्लीकेशन, इट affects an individual employee, it affects the entire organization। ठीक है, 3 मार्क का डिफरेंस रूटीन पूछ लेते कभी कभी, बुक में दिया हुआ है, ऐसा का ऐसा चिप के आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये हो गया अपना। अब प्रिंसिपल नंबर 7, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब आप अगर किसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हो तो क्या आप अपने एम्प्लॉइज को बिना सैलरी के रखोगे क्या? नहीं, तो आपको एम्प्लॉइज को सैलरी देनी। अच्छा सर, ये तो ऑब्वियस पॉइंट है, ये ऑब्वियस पॉइंट है, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि आप सैलरी ऐसी रखो कि वो सैलरी एम्प्लॉय के हिसाब से भी कम नहीं हो, और ऐसा भी नहीं हो कि आप अगर वो काम आपको 10 करके दे रहा है तो आपको सैलरी 12 के हिसाब से देनी पड़ रही है। मतलब एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर both for employee and both for employer। ठीक है, इनका यही कहना है। हाँ समझा। Remuneration should be just and equitable। मतलब एम्प्लॉय ने भी ऐसा डिमांड नहीं करना कि मैं काम कौड़ी भर का भी नहीं कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए सालाना मांग रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना कि मैं उसको बहुत सारा काम कर रहा हूँ। जैसे अब सीए करोगे आप लोग तो आर्टिकल ट्रेनिंग में आपको काम गांव भरी का करवाएंगे, लेकिन आपको देंगे चने पोटाने। ऐसा भी नहीं होना चाहिए और वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर बोथ द पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, अब मैं आपको पहले सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का जनरल मतलब बता देता हूँ, जो अपने सिविक्स में पढ़े थे वैसा सही कुछ है। ठीक है, अपने इंडिया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों है। ठीक है, सेंट्रलाइज मतलब कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 3 तरह की लिस्ट है, आपको सबको मालूम है। सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट के पावर्स, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के पावर्स के मतलब स्टेट लिस्ट में जो लिखा हुआ है उसके उससे रिलेटेड लॉज बनाने का पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जो है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं पावर्स। ये सर आप हमको क्यों बता रहे हो? कहने का मतलब क्या है, जैसे अपन ने क्या किया है, अपन ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम ध्यान रखा है कि सारे स्टेट्स को भी पावर्स मिले। ठीक है, और वो उनके पास खुद की थोड़ी एक लेवल की ऑटोनॉमी हो। अपने को अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी वही काम करना है। अपने को अपने ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड भी नहीं रखना है और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं रखना है। पूरी तरह से सेंट्रलाइज रखने का मतलब क्या होता है कि आपने सारे डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास ही रख लिए। मतलब एक बंदे को अगर प्रिंटर भी खरीदना है खुद के डिपार्टमेंट के लिए तो उसको सबसे पहले हेड ऑफिस से परमिशन मांगनी पड़ती है कि हमको प्रिंटर की जरूरत है, हमारे यहाँ पे पेजेस कम पड़ रहे हैं, बाहर से हमको प्रिंट करना पड़ता है, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो प्लीज हमको परमिशन दो। इतना भी सेंट्रलाइज मत रखो और इतना डिसेंट्रलाइज मत करो कि वो अगला एक पूरा का पूरा यूनिट खरीद रहा है और तुमको पता भी नहीं है कि वो यूनिट खरीद चुका है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को मेंटेन करके रखना है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर मतलब जब आपके बिजनेस के जो हेड्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है, वो सारे के सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स अपने पास रखते हैं, तब अपन उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। वेयर एज इट्स डिस्पर्सल अमॉन्ग मोर देन वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब मैं आपको वापस समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पीयूष ने एक बहुत बड़ा यूनिट डाल दिया। ठीक है, अब पूरा यूनिट डाला नागपुर में एक, लेकिन वो बहुत अच्छा चल गया तो उसने सोचा कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी खोल दिया जाए। तो उसने वर्धा, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, अकोला, हर जगह इसने पूरे विदर्भ में उसने अपने यूनिट्स डाल दिए, तो सारी डिस्ट्रिक्ट्स में अपने यूनिट्स डाल दिए। अब मुझे बताओ, अगर पीयूष सारे के सारे पावर्स अपने पास रखता है, मतलब जा रहा है खुद ही उनसे परमिशन, उनका स्टॉक अपडेट भी खुद ही करना, सारे काम खुद ही करना, उनको कुछ करने नहीं देना, सारे पावर्स उसने अपने पास रखते हैं, उसने कुछ भी डेलीगेट नहीं किया, कुछ भी डिसेंट्रलाइज नहीं किया, तो क्या होगा, पीयूष देखता ही रह जाएगा, सिर्फ यही चीजें ध्यान रखता रहेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, रादर देन ये देखना कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी और मेरी ग्रोथ किस लेवल पे जा रही है। राइट, तो उसने क्या करना है, उसने थोड़े थोड़े जो पावर्स है जो एक यूनिट को चलाने के लिए जरूरी है, उसने हर यूनिट के हेड को वो पावर्स दे दिए कि भाई ठीक है, ये बेसिक चीज है, इसके लिए तू मुझसे पूछेगा तो यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, तो इन पावर्स का मैं तेरे को डिस्पर्सल कर देता हूँ। तो इस प्रिंसिपल का सीधा साधा मतलब है कि आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को बैलेंस करके रखो। सारे पावर्स अपन तुम तुम्हारे हेड्स को भी मत दो और सारे पावर्स तुम अपने पास ही मत रखो। आप क्या करो, आप एक अच्छे इक्विटेबल ग्राउंड्स पे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो और पावर को शेयर करो अमॉन्ग्स द टॉप लेवल लीडर्स एंड द हेड्स, डिविजनल हेड्स। सबको समझ में आया कंसेप्ट? हाँ सर। बाकी लोग जिसको नहीं समझ में आया माइक चालू करके मुझसे पूछ लो
प्लीज। सर मैंने आपको मैसेज समझ किया, गया, सर। दीक्षा का कनेक्ट नहीं हो रहा। दीक्षा का कनेक्ट नहीं हो रहा। रुको सर, दीक्षा कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आप उसको रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, ऐसा वो बोल रही नहीं, लेकिन उसको बोलो वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, लेकिन ये क्या है, फिर आप लोगों के लिए डेली का ट्रेंड बन जाएगा कि क्लास अपन अपने हिसाब से अटेंड करेंगे। सर मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है बेटा। मैं हाँ रिकॉर्डिंग सर, एक्चुअली मेरा 4 बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, प्रॉब्लम एंड होगा। प्लस आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। मैं रिकॉर्ड लेक्चर कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन ये अपना ट्रेंड नहीं बनना चाहिए। मेरे को इस बिहेवियर को प्रमोट नहीं करना है। इसने बोलूंगा भले ही मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा आप लोगों को, लेकिन कोशिश करो कि अपन लोग टाइम पे ध्यान दें, क्योंकि अपने में डिसिप्लिन आएगा। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट, नहीं सर, मैं ऑन हूँ। हाँ मुझे मालूम बेटा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड भी आपको केस स्टडी आती है, स्केलर चेन। अपने को पॉइंट्स देख रहे, सबको दिख रही है स्क्रीन दिखना जरूरी है। हाँ हाँ देखो, अब ये स्केलर चेन है। ये स्केलर चेन मतलब क्या, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बॉस इज ए, ठीक है। अब ए के 2 सबऑर्डिनेट्स है, सबऑर्डिनेट बी एंड सबऑर्डिनेट एल, ठीक है। तो बी समझ लो एक यूनिट है और एल भी एक अलग यूनिट है, ठीक है। तो बी का नीचे है सी, सी के नीचे डी, डी के नीचे ई, एफ, उसी तरह एल के नीचे एल एम एन ओ पी। कहने का मतलब क्या है, एफ का लीडर कौन है, ई, और पी का लीडर कौन है, ओ। ई का लीडर है डी, डी का लीडर है सी, इस तरह से चलता रहता है। तो अपन ने कंसेप्ट पढ़े थे अभी, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता था कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको सिर्फ अपने सीनियर से कम्युनिकेट करना है, राइट। तो स्केलर चेन कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर एफ को एन से कुछ चाहिए, एफ एक बंदा है, उसको एन से कुछ चाहिए, एन अलग डिपार्टमेंट के अलग लेवल पे काम कर रहा है, तो स्केलर चेन कंसेप्ट ये बोलता है कि एफ को ये पूरी स्केलर चेन फॉलो करनी है। मतलब एफ को बोलना पड़ेगा ई को, ई फिर डी को बोलेगा, डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, फिर ए एल एम और एन। इस तरह से आपका मैसेज जाना चाहिए। से तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, अगर इंस्टेंट डिसीजन लेना है टाइम तो। कंज्यूमिंग है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी भी है। क्यों, देखो अगर ई ने डायरेक्टली एन को मांग लिया, सर ये पार्लियामेंट की तरह नहीं लग रहा है? हाँ तो बेटा ये वही तरीका है ना, लेकिन आप सोचो ना, अपन लोग मेल सिस्टम करते हैं, मेल सिस्टम में अपन लेजिस्लेटिव असेंबली। अपन लोग मेल सिस्टम में सीसी रख के सबको मेल लिखते हैं ना। हाँ पर सर